नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मेरे ठीक बगल में आप जो ये लिखा हुआ देख रहे हैं, ये आज बांग्लादेश की तकदीर जैसा बनता दिख रहा है। जी हां, यूनुस की हिटलर शाही और बांग्लादेश की तय बर्बादी। क्यों कह रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश ऐसे रक्त रंजित माहौल में जी रहा है जहां पर वो छिपाने और दिखाने की बहुत कोशिश कर रहा है और ये जरूर कह रहा है कि पूरी दुनिया प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन असल चीजें तो सामने आती ही रहती हैं। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेशी नोटों से अब शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाए जाने की तैयारी कर ली गई है। नए नोटों पर लगेगी जुलाई आंदोलन की तस्वीर, नए नोट पर हिंसक प्रदर्शन की फोटो लगेगी। जी हां, वो प्रदर्शन जिसके जरिए शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका गया था, जुलाई के हिंसक प्रदर्शन की फोटो लगेगी। इस बात को दरकिनार करते हुए कि ये हिंसक प्रदर्शन कैसे बांग्लादेश में माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म, उनके खात्मे, महिलाओं के रेप, बच्चों के साथ दरिंदगी, पूजा पाठ स्थलों की तबाही, इन सब से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से कट्टरपंथ के उस रंग में रंग गए हैं जहां पर उन्हें केवल और केवल इस्लाम दिख रहा है, बाकी का खात्मा करना तय। और उन निशानियों को वो गर्व के साथ अपने नोट पर सजा रहे हैं। हटा किसे रहे हैं? शेख मुजीबुर रहमान को, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए बड़ी कीमत अदा की थी। लेकिन बड़ी खबर, नए नोट पर कट्टरपंथियों की झलक, नए नोटों में धार्मिक संरचनाएं। जी हां, कट्टरपंथियों की झलक, धार्मिक संरचनाएं नए नोटों में होंगी। ये एक ऐसी कोशिश है जो इस शख्स को, जो अपने को नोबेल पुरस्कार विजेता कहता है और कहता है मैं बहुत मॉडर्न हूं, मैं बहुत खास हूं, मैं दुनिया के लिए मैंने बड़े काम किए हैं, वो रेडिकल्स बन रहा है। जुलाई आंदोलन की तस्वीरें लाएगा जिसमें लोगों के साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुए। हमें यह भूलना नहीं होगा कि आरक्षण पर आंदोलन था, लेकिन हमें यह भी भूलना नहीं होगा कि एक साथ हिंदू माइनॉरिटी को खत्म करने की इस आंदोलन की आड़ में जो साजिश रची गई, उसका लीडर ये शख्स हो गया है जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है। तबाही और बर्बादी लाने वाला ये शख्स अब बांग्लादेश में वो परिवर्तन ला रहा है जो आईएसआई चाहती थी। 6 महीने के भीतर नए नोट आएंगे। शुरुआत में 4 नोटों के डिजाइन बदलेंगे। ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन नफरत को अपने लिए सम्मान की जगह बना लेना, ये कोई मोहम्मद यूनुस से सीखे। खत्म होती माइनॉरिटी, तबाह होता वहां पर हिंदू समाज। जो 22% था 1971 में, आज वो 8% आ गया है। कितना बेहतरीन समाज बांग्लादेश में तैयार हुआ है कि 8% को भी वो 2-3% पर लाना चाहते हैं और हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे या तो कट्टरपंथी इन हिंदुओं को मार के खत्म कर दें, या इनके घर लूट लें, या इनका धर्मांतरण करा लिया जाए। पूरी तरीके से कट्टरपंथ में जकड़ गया है बांग्लादेश। शुरुआत में 4 नोटों के डिजाइन बदलेंगे, कोई बात नहीं, बांग्लादेश का अपना मामला है, लेकिन उस पर उस जुलाई आंदोलन की तस्वीरें डाली जाएंगी जिसके जरिए नफरत हिंदुओं के खिलाफ थी, लेकिन असल में शेख हसीना को वहां से भगाया गया था, निकाला गया था। लेकिन जिसने बांग्लादेश बनाया, जिसने वो कुर्बानियां दी, जिसने आपको बांग्लादेश नाम का एक देश दिया, आखिर उससे इतनी नफरत क्यों है, ये भी जानिए। तो बांग्लादेशी नोटों की तस्वीर बदलेगी। उन पर अब तक मुजीबुर रहमान का फोटो होता था, उसे हटाने की तैयारी कर ली गई है। जुलाई के हिंसक प्रदर्शन की उस पर फोटो लगाई जाएगी। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक अब नए नोट छाप रहा है। 20, 100 और 500 टका के नए नोट छप रहे हैं। 1000 टका के भी नए नोट छपेंगे। अब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की फोटो नहीं होगी, ये बांग्लादेश का अपना मानना है। लेकिन जिस कट्टरपंथ को, जिस कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में आकर आगे बढ़ाया जा रहा है, वो बांग्लादेश के समाज को एक ऐसे कट्टरपंथ में तब्दील करेगा जैसा आपने पाकिस्तान में देखा, जैसा सीरिया में देखा, जैसा और दूसरे कंट्रीज में देखा, जहां पर कट्टरपंथ ने पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया देश को। अपने राष्ट्रपिता के साथ कैसा सुलूक। मुजीबुर रहमान की पुण्यतिथि अब नहीं मनेगी। शेख मुजीबुर रहमान का जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा।
मुजीबुर रहमान के जन्मदिन पर छुट्टियां रद्द, शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाएं तोड़ी गईं, बंग भवन में शेख मुजीबुर रहमान का तस्वीर को हटा दिया गया, सरकारी ऑफिस से तस्वीर हटा दी गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आंदोलन ना हो, मोहम्मद यूनुस की कोई पर्सनल खुन्नस हो या पर्सनल गुस्सा हो, जैसे मोहम्मद यूनुस इस वक्त निकाल रहा है। लेकिन इसके चलते बांग्लादेश जिस कट्टरपंथ रेडिकल इस वक्त रूप में आ गया है, वो अपने लिए कितना बड़ा खतरा है ये अलग बात, वो पड़ोसी भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है ये दूसरी बात यहां पर है, जो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चर्चा करेंगे, लोगों के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि एक शख्स जो खुद को नोबेल पुरस्कार विजेता कहता है, आखिर उसने हंसी हंसी खुद को कट्टरपंथ में शामिल होना क्यों कबूल कर लिया, क्यों वो आंख बंद करके बैठा हुआ है जब लड़कियां रोती हुई हिंदू दिखाई पड़ती हैं, उन लड़कियों के मुंह पर टेप, हाथ में रस्सी बंधी होती है, बाकी सारे के सारे कट्टरपंथी वहां पर तो हंस रहे होते हैं, या फिर रेप हो रहा होता है, या हत्या हो रही होती है, या हिंदुओं के मंदिर तोड़कर तबाह किए जा रहे होते हैं, तब कोई आगे बढ़कर नहीं कहता कि आज समाज बराबरी का है, सभी धर्म एक शिक्षा देते हैं, बांग्लादेश में सभी धर्मों को पनपना चाहिए। आखिर बांग्लादेश से ऐसी आवाज क्यों नहीं उठती है? तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बांग्लादेश ने अपने राजनयिकों को अब वापस बुला लिया है। बांग्लादेश ने भारत से 2 डिप्लोमेट वापस बुला लिए हैं। क्या करना चाहता है? क्या कट्टरपंथी डिप्लोमेट को बांग्लादेश वापस अब भारत में भेजेगा, जिससे अपनी आइडियोलॉजी अब भारत में कट्टरपंथ को मानने वाले डिप्लोमेट के जरिए बढ़ाई जाए? कोलकाता और त्रिपुरा से राजनयिक को वापस बुला लिया है। ये बांग्लादेश का अपना फैसला है, परामर्श के नाम पर राजनयिकों को उन्होंने वापस बुलाया है। लेकिन क्या इनके बदले ऐसे राजनयिकों को भेजना चाहता है जो भारत में आकर भारत में होने वाले आयोजनों में शिरकत करके बांग्लादेश के कट्टरपंथ और बांग्लादेश की बदलती, बिगड़ती और तोड़ मरोड़ के पेश की गई आइडियोलॉजी को यहाँ फैलाने की कोशिश करें? मेरे साथ गेस्ट खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ने वाले ब्रिगेडियर शरदेंदु, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत जल्दी उनसे जानेंगे कि कितना खतरनाक है। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और राज पुरोहित मधुर जी, हिंदू धर्म गुरु, और विजय कौशिक जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे जो बीजेपी से इस वक्त प्रवक्ता जुड़े हैं, रत्नाकर जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। रत्नाकर जी, एक तरफ दाईं तरफ पाकिस्तान बैठा है, जिसके पास भारत विरोध है, जिसके पास कट्टरपंथ है, जिसके पास हर वो चीज है जो भारत विरोध पर पलती, बढ़ती और आगे है, वो उससे भारत के खिलाफ सोचता है और भारत के खिलाफ कार्रवाई करता है। अब दूसरी तरफ बांग्लादेश तैयार हो गया है, जिसने अपने ही उस प्रतीक को, एक तरफ भारत जिसने महात्मा गांधी को इतना सम्मान दिया, जिन्होंने देश को आज इस रूप में लाया, दूसरी तरफ शेख मुजीबुर रहमान को हर तरीके से हटा रहा है, उस हिंसा को अपने प्रतीक के तौर पर बना रहा है, जो जुलाई की हिंसा कही जा सकती है। कितना सोचना चाहिए भारत को बांग्लादेश में आ रहे इन परिवर्तनों को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो सारे घटनाक्रम में ये एक सबक सिखाने वाला घटनाक्रम है, जो भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ की जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है ये, ऐसा कि यहाँ पे जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो विपक्ष जो है अपना कर्तव्य सही तरीके से अगर निभाए तो निश्चित रूप से सार्थक जो उसका एक व्यू होता है, वो अगर सार्थक व्यू लेकर चले तो सरकारें जो है वह निश्चित रूप से आगे की दिशा में आगे बढ़ती हैं और देश को सशक्त और मजबूत बनाने का काम करती। लेकिन अगर विपक्ष गलत अवधारणा लोगों में क्रिएट करने की कोशिश करे, गलत परिप्रेक्ष्य में सरकार को घेरने की कोशिश करे, गलत तथ्यों से सरकार जनता को बरगलाने की कोशिश करे, तो निश्चित रूप से इस तरह की परिस्थितियां, अराजक परिस्थिति पैदा हो जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैं एक छोटी सी घटना से सिर्फ आपको जिक्र करना चाहता हूं कि संभल की ही घटना ले लीजिए। संभल की घटना में किस तरह से विपक्ष को एक सार्थक भूमिका निभाना चाहिए, शांति का सौहार्द जो है लोगों को बीच में भेजना चाहिए, लेकिन विपक्ष आज
सड़कों पे उतर आप करके सब और छोड़िए, रत्नाकर सिंह जी, रत्नाकर और सिंह जी, मेरा निवेदन है, संभल के बारे में बीजेपी के प्रवक्ता बाकी सब लोग बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं बांग्लादेश की स्थिति को लेकर उस गंभीरता को देखना चाहता हूं। क्या बांग्लादेश भारत के लिए एक दूसरा खतरा नहीं बन गया है? जी, निश्चित रूप से तौर पे मैं बांग्लादेश के बारे में कहना चाहूंगा, जो आजादी के नायक और बांग्लादेश के संस्थापक शेख बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी हैं, उनके प्रति जो भावनाएं दिख रही है वहां पे, निश्चित तौर पे यह ठीक नहीं है। और हमारे देश में भी उनको गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, चूंकि उनके उनके पूरा इतिहास को देखते हुए, उनके उनके कामों को देखते हुए हमारे सरकार ने भी उनको नवाजा है। और देखिए, ये उन लोगों के खिलाफ आज बांग्लादेश की आवाम खड़ी हो रही है जिनके परिवार के 17 सदस्य जो है की हत्या कर दी गई, और 2 परिवार के सदस्य सिर्फ बचे थे, जिसमें एक शेख हसीना थी और एक उनकी बहन थी, 2 थी लोग बचे। जी। तो निश्चित तौर पे जिस तरह का माहौल कट्टरपंथी वहां खड़ा कर रहे हैं, वह बिल्कुल सोचनीय और चिंतनीय है। और कहीं ना कहीं ये साजिश जो है, बाहरी देशों का भी इसमें साजिश जो है दिखना समझ में आ रहा है कि बाहरी देश किस तरह से वहां पे फाइनेंशियल हो या दूसरे तरीके से जो मदद पहुंचा करके एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से मोहम्मद यूनिस की सरकार जो है अपना काम सही तरीके से कर नहीं पा रही है। हमारे अल्पसंख्यक जो है, हिंदू भाई जो है, वहां पे उनको खतरा का सामना करना पड़ा। आए दिन कोई ना कोई वीडियोस फुटेज मिल रहा है जिससे यह देखने को मिल रहा है कि वहां पे हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से चिन्मय कृष्णदास जो को वहां पे बंदी बना लिया गया, जेल भेज दिया गया। तो ये सारी अराजक परिस्थितियां वहां पैदा हो गई हैं, और ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक चिंतनीय विषय है और खतरा का विषय भी है। और उसका सबक यहाँ के लोगों को भी सबक लेने की जरूरत है कि आप लोगों को जो बहकाने की कोशिश करते हैं, जो गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों में न आए। और जो सच्चाई है, जो जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर अथक प्रयास किया, उनके बारे में गलत अफवाह, ठीक है, ठीक है। मैं विजय कौशिक जी का रुख करना चाहूंगा। विजय कौशिक मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। विजय भाई, 1971 का युद्ध, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सैम मानेकशॉ, ये कई लोग उसकी पहचान बन गए हैं। और पाकिस्तान को जो मात दी थी वो भारत की एकता, और उस दौरान भारत का पक्ष विपक्ष जिस तरीके से सामने आया था मिलकर, वो दुनिया में मिसाल है। क्योंकि एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत में किसी तरह का डिफरेंस हमने उम्मीद सोची थी, लेकिन भारत एकजुटता के साथ खड़ा हुआ था। आज बांग्लादेश में जो हालात बदले हैं, मेरा सवाल यह है कि कितना खतरा है भारत के लिए बदलता बांग्लादेश, जो कट्टरपंथ की गिरफ्त में आ चुका है, जहां पर मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनके सलाहकार कहते हैं कि पाकिस्तान की बात तो अलग थी, वो तो भारत ने अपनी मर्जी के लिए युद्ध कर लिया, वो तो हमने जीता था। इस कट्टरपंथ से, इस कट्टरता से कितना खतरा भारत को? विजय जी भाई। देखिए, केवल कट्टरता की ही बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कट्टरता के पीछे कौन सी शक्तियां हैं। इसके पीछे अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो चाइना और पाकिस्तान विश्व बांग्लादेश वाले घटनाक्रम में जुटे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत के लिए तो खतरा है ही। जब अगर हम वैश्विक समुदाय की बात करते हैं तो वैश्विक समुदाय के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है ये कट्टरपंथ। इजराइल और उसके साथ और अन्य कई देशों में देख रहे हैं। खुद चाइना अगर देखा जाए तो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन चूंकि चाइना में तानाशाही है, इसलिए तानाशाही के माध्यम से जब वो रोहिंग्या मुसलमानों को कुचलता है तो दुनिया भर के मुसलमान चुप रहते हैं चाइना के डंडे के डर के आगे। लेकिन चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम दूसरों के देशों का सम्मान करते हैं, इस बात का फायदा उठाकर वह बांग्लादेश जिसको हमने पाकिस्तान के आतंक से मुक्ति दिलाई थी, आज वहां एक अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के चलते एक ऐसी पौध तैयार हो चुकी है, एक ऐसी बाढ़ तैयार हो चुकी है जो बांग्लादेश का तो पतन कर ही रही है। क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड के मुताबिक देखें तो शेख हसीना से पहले वहां के आर्थिक हालात क्या थे? बदतर हो चुके थे। वहां के आर्थिक हालात को सुधार कर बांग्लादेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाली शेख हसीना ही थी। आज उनको इस तरह के विलन के तौर पर पेश करके, और मैं सराहना करता हूं भारत सरकार की कि हमने शेख हसीना जी को अपने यहाँ पर शरण दी। राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर ये हमारा एक दायित्व था
अब बदली हुई परिस्थितियों में हम मोदी सरकार के साथ हैं। सरकार बांग्लादेश को लेकर जो भी निर्णय लेगी या ले रही है, उस पर आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिल्कुल शांत है, चुप है, क्योंकि हम कोई बयानबाजी इस मुद्दे पर ना करके हम सरकार के पक्ष के साथ ही खड़े हैं और विजय हम भाई, चाहते हैं। विजय भाई, कितना बड़ा खतरा है भारत के सीमावर्ती इलाकों को, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी हो गए हैं, जो अब तक की कहानी से समझ में आ रहा है। देखिए, केवल बॉर्डर के खतरे की ही बात नहीं है, भारत को इंटरनल खतरे भी इस कट्टरवाद के चलते बहुत ज्यादा है। अगर वहां पर कट्टरवाद और ज्यादा फलता फूलता है या वहां पर यही हालात हो जाते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था, उसी तरह से अगर बांग्लादेश में होता है तो इसकी आग भारत में भी लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान समर्थक या देशद्रोही तत्व मुस्लिम जमात में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारत के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं। उसका फायदा वो लोग उठाकर यहाँ भी अशांति कायम करने की कोशिश करेंगे। तो जो बात संबल हिंसा की है या मणिपुर की है, मणिपुर में देखिए खुद सरकार ने माना है कि वहां पर जो विद्रोही है या जो आतंकी तत्व हैं उनके पास चाइना के हथियार मिले हैं। इस तरह से संबल की घटना में योगी सरकार का दावा है कि वहां पर चाइना के पाकिस्तान के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। कहीं ना कहीं अगर पड़ोस में आग लगी हुई है तो जो देश के अंदर स्लीपर सेल छुपे बैठे हैं, पाकिस्तान और चाइना या दूसरे कंट्रीज के, वो भी अपना खेल खेलने की कोशिश करेंगी। और इसके लिए मोदी जी को, भारत सरकार को सतर्कता से इसका जवाब देना चाहिए और देश की जनता को खास तौर पर हमें इन परिस्थितियों में आपसी भाईचारा बनाए रखकर उन तत्वों की पहचान करनी है जो देशद्रोही है। एकदम एकदम सही, एकदम सही, हो चाहे कोई हो, एकदम सही बात, एकदम सही बात कह रहे हैं विजय कौशिक भाई। क्योंकि ये जो आग लगी है अगल बगल, ये आग भारत पे जबरन फैलाने की कोशिश जरूर की जाएगी। इसलिए भारत की जनता को एक होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश हो, ये इतना सक्षम, इतना समृद्ध नहीं है जितना भारत है, और भारत को बर्बाद करने की कोशिश में हमेशा कई पैंतरे अपनाते रहते हैं। अब बांग्लादेश उसी कट्टरता में चला गया है, खुद तो तबाह होगा ही, कोशिश जरूर करेगा कि पड़ोस में भी आग जाए। मेरे साथ राजपुरोहित मधुर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे मैं आगे बात करूंगा। लेकिन राजपुरोहित मधुर, वहां पर आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था। आरक्षण किस बात का? वो जो मुक्ति वाहिनी के लोग थे, जिनके अब उनके लोग जो अब हैं उनके परिवारों में, उनको आरक्षण दिया गया था, आंदोलन उनको देने के खिलाफ शुरू हुआ। अचानक वो आरक्षण का आंदोलन गायब हो गया, मंदिरों को तोड़ा जाना शुरू हो गया, हिंदुओं का कत्ल होना शुरू हो गया, बेटियों को उठाना, उनको अगवा करना, उनकी हत्या करना, बलात्कार करना, रेप करना, बांग्लादेश की पहचान यही बन गई है। कोई भी ऐसा देश नहीं फिलहाल दिख रहा है भारत के अलावा जो आवाज उठा रहा हो। मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय कृत्य हो रहा है जो हिंदू समाज के साथ वहां बर्बरता की जा रही है, खास करके बहन बेटियों के साथ। और एक ऐसी कौम, एक ऐसा समुदाय है जो कि हमारे भारत में भी आकर के तमाम प्रकार से घुसपैठिए बांग्लादेशी रह रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही यहाँ भी प्रारंभ करे, उन लोगों के साथ इस तरीके की मानसिकता जो वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, यदि ऐसी परिस्थिति को यहाँ अपनाया जाए और इन जो लोग वहां से वापस आए हुए हैं, यहाँ घुसपैठिए बन करके बैठे हैं, उनको यहाँ से बाहर निकालने का कार्य किया जाए, तो शायद सरकार वहां की ज्यादा संज्ञान इस पर लेने की जरूरत को समझेगी। दूसरा ये कि स्वामी चिन्मय दास जी का जो गिरफ्तारी हुई और अन्य मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है, आदि आदि हिंदू जनमानस के तमाम प्रकार के जो धार्मिक स्थल हैं और उनके जो विचार हैं या उनकी बहन बेटियां हैं, उनके परिवार हैं, उनको नष्ट भ्रष्ट करके यह समाज में या फिर अन्य आसपास के पड़ोसी देशों को, मुल्कों को यह संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ही तमाम मौलाना लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं और उस बयानबाजी का फायदा अगले देश में विपक्ष के तमाम लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो हिंदुओं के साथ बर्बरता फैला रहे हैं। तो भड़काया हुआ मामला यहाँ का और जाता वहां पे है। तो तमाम चीजें ऐसी हैं। मुझे लगता है भारत सरकार जो है इस पर अपनी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए कम से कम उन मंदिरों के लिए, उन हिंदू जनमानस के लिए, उन आचार्यों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, विद्वानों के लिए, उन माताओं बहनों के लिए कोई ऐसा ठोस कदम यहाँ से उठाए जो कि कई देश सपोर्ट में भी आएंगे, लेकिन
पास में ही जो पाकिस्तान है या फिर बांग्लादेश में जो तमाम प्रकार से आतंकी संगठन है जो बर्बरता कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए हमारे भारत से ही कुछ ऐसी मुहिम जगनी चाहिए जो साधु संतों के द्वारा तो चलाई ही जा रही है, अपितु इन मौलानाओं के द्वारा जो जहर उगलते हैं बैठ करके समाज को कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में ले जाने का काम करते हैं। इनके दिमाग में ये मानसिकता कब पनपेगी? किसी एक ऐसे समुदाय के साथ, किसी एक ऐसे जाति पंथ विचारधारा के साथ जो बर्बरता फैल रही है, उस पर किस विधि से लगाम लगाया जाए। यहां से जब ये बोलेंगे, ये टोपी धारक लोग बोलेंगे, तो शायद यूनुस जी को भी ये चीजें समझ में आएंगी और वहां पे ये तमाम प्रकार की अराजकताओं पर थोड़ा सा बैन भी लगेगा। जी ब्रिगेडियर शरदेंदु मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर शरदेंदु, डिफेंस से रिलेटेड तो और तमाम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा और वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है ब्रिगेडियर शरदेंदु कि मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल लॉरेट हैं, जिनके बारे में एक अलग छवि थी अब तक जब तक ये जुलाई का ये हिंसक आंदोलन नहीं हुआ था, और अब उन्होंने उस छवि को तोड़ने की कोशिश खुद ही की है। ऐसा लग रहा है कि वो हर उस निशानी को बदल देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं जो 1971 वॉर शेख मुजीब या उनकी फैमिली या बांग्लादेश के क्रिएशन से जुड़ी हुई है। उनके परिवार, उनकी बेटी तो निर्वासित हो गई, दूसरी बेटी को भी वहां से निर्वासित कर दिया। इसके अलावा उनकी फोटो हर जगह से हटा दी जा रही है, सरकारी ऑफिस से, बंगबंधु भवन से, नोटों से भी हटा दी जा रही है। क्या एक नया बांग्लादेश क्रिएट करने की तैयारी में है मोहम्मद यूनुस, और क्या आपको लगता है ये महज कुछ महीनों में सारी तैयारी हो गई होगी या इसकी तैयारी काफी पहले से चल रही होगी? दिस इज द राइट टाइम टू एक्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल पे बुलाया और मेरे को इस विषय पे बोलने का मौका दिया। मैं कई चैनलों में बोल चुका हूं। देखिए, ये बांग्लादेश एक बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। 1971 में देश को आजाद कराया हिंदुस्तान की फौज ने, 93,000 सैनिकों को हमने बंधक बनाया और एक देश की संरचना की जो कि हमारे साथ गुड नेबरली बिहेवियर के साथ हमारे ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा दे और हमारे दोनों देशों में मित्रता बनी रहे। हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है बांग्लादेश के लिए, तमाम सैनिकों की जान, और एक इंडिपेंडेंट देश को 13 दिन में क्रिएट किया। लेकिन आज के दिन में जब बांग्लादेश एक गलत दिशा में जा रहा है, स्टूडेंट आंदोलन से शुरू हुआ मूवमेंट और जिसमें कोटा के अगेंस्ट स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था, काफी हद तक जायज था, लेकिन जिस तरीके से उसको जमात के लोगों ने हाईजैक कर लिया और जिस तरीके से वहां सत्ता परिवर्तन हुआ, जिस तरीके से वहां पे आज की डेट में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म फैला हुआ है, वो चिंता का विषय है और ये थम नहीं रहा है। 5 अगस्त से लेके आज तक जितनी भी घटनाएं हुई, आप अगर काउंट करेंगे तो 250 से ज्यादा हिंदू के मंदिरों और हिंदू माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अटैक हो रखे हैं। वहां पे देखिए, हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है 1.3 करोड़ है और माइनॉरिटी करीब 1.9 करोड़ के आसपास आते हैं। तो इनके खिलाफ एक तरीके का जो हुजूम जो सड़कों पर उतरा, जिस तरीके से उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, उनको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, और साथ में चिन्मय कृष्ण दास का जो केस है, इन सारी चीजों को अगर मद्देनजर रखेंगे तो एक बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट फोर्स वहां काम कर रही है। मोहम्मद यूनुस के उस नोबेल प्राइज का क्या फायदा अगर आप सत्ता में अपनी चीजों को लागू नहीं कर सकते हैं? आप जमात के पिछलग्गू बने हुए और उनकी गोद में जाके बैठ रखे हैं। आपका विजडम, आपकी नॉलेज, आपकी इकोनॉमिक्स, आपका देश प्रेम, आपका देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहां चला गया? आपकी सारी पढ़ाई एक तरफ, जमात का एक मुस्लिम कंट्री या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा देने में आपकी सारी नॉलेज खत्म है। तो मेरा मानना है कि वो बिल्कुल सत्ता में बने जरूर हुए हैं लेकिन उनका कंट्रोल नहीं है। ना तो उनका आर्मी पे कंट्रोल है, ना जमात पे कंट्रोल है, ना बीएनपी पे कंट्रोल है, ना ही वो इलेक्शन करा पा रहे हैं। और साथ में हो क्या रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार, हिंदुओं पे अटैक, और आज हिंदुस्तान ही नहीं, देखिए विश्व में इसकी पूरा कंडेम किया जा रहा है। मैं आऊंगा ब्रिगेडियर शरदेंदु, आपके पास आऊंगा, लेकिन हम आज जिस दिन ये बात कर रहे हैं, आपको भी पता होगा कि भारतीय सेना का शौर्य आज ही के दिनों में 3 दिसंबर को वो वॉर शुरू हुआ था जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने फरीदकोट हुआ या अंबाला हुआ, आगरा हुआ, कई बेसिस पे हमले किए थे और शाम को भारतीय एयरफोर्स ने जवाब देना शुरू किया था। अभी वो वॉर का ही पीरियड चल रहा है जब वाकई मुक्ति वाहिनी लड़ रही थी और भारतीय सेना लड़ रही थी। मैं आता हूं आपके पास क्योंकि बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। भारत के मुस्लिम ग्रुप्स ने अब मोहम्मद यूनुस को एक पत्र लिखा है। सिटीजन्स फॉर फ्रेटर्निटी ग्रुप ने यह पत्र लिखा, हिंदुओं के साथ
अत्याचार को लेकर यह पत्र लिखा। मुस्लिम ग्रुप ने पत्र लिखा है, नाम सिटीजन्स फॉर फ्रेटर्निटी ग्रुप ने यह पत्र लिखा है। हिंदुओं के साथ अत्याचार पर लगाम लगाई जाए, यानी अब सबको लगने लगा है, हद हो गई है, गैर इस्लामी व्यवहार से चिंतित है, निराश है, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा व्यवहार इस्लाम के खिलाफ है जो कुछ भी वहां हो रहा है, लेकिन वहां तो ऐसा लग रहा है हिंदुओं का सफाया करने पर आमादा है बांग्लादेश में कट्टरपंथ, और उनको लीड करने वाला एक नोबेल लॉरेट है। ये दोनों चीजें एक जगह बैठती नहीं है कि आखिर कैसा ये नोबेल लॉरेट है, कैसा ये नोबेल पुरस्कार विजेता है जो मरते लुटते पिटते कटते हिंदुओं को देखकर आंख मूंदे बैठा है, और वहां पर कट्टरपंथ पूरी तरीके से हावी हो गया है। सत्ता पाने के बाद ये शख्स ऐसा कुछ करने की तैयारी कर रहा है जो पूरी तरीके से एक धर्म विशेष के लिए काम कर रहे हो। हालांकि भारत से कहा गया है कि ऐसा व्यवहार इस्लाम के खिलाफ है, ये नहीं करना चाहिए। ब्रिगेडियर शरदेंदु तो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं अभी राजपुरोहित जी का रुख करना चाहूंगा। राजपुरोहित जी, भारत के मुस्लिम फ्रेटर्निटी ग्रुप ने यह कहा है कि ये जो कोशिशें हैं बांग्लादेश में सब हो रहा है, ये इस्लाम के खिलाफ हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जब ऐसी बातें होती हैं, कुछ दिनों पहले मैं इस बयान को सामने लाना चाहूंगा, एक योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर शायद 4-5 साल पहले बड़ा हंगामा मचा था, जब उन्होंने कहा था कि अगर इस्लाम मजबूती में आता है तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए दिक्कत होती है। हम सब ने उसको यूं ही उड़ा दिया था, लेकिन आज वो चीज़ बांग्लादेश में सच होती दिख रही है, वही सब सामने आ रहा है। क्या कट्टरपंथ हावी हो चुका है बांग्लादेश में? क्या कट्टरपंथ वहां का भारत के बॉर्डर एरियाज में बसी हुई पॉपुलेशन पर भी असर डालेगा? भारत के लिए कितने बड़े खतरे की तरह आज आप देखते हैं? फिर मैं रत्नाकर जी का रुख करता हूं। देखिए, अभी जो मुस्लिम कम्युनिटी ने जो लिखा है पत्र, मुझे लगता है कि वो एक संगठन है और उस संगठन में अपनी विचारधारा को उन्होंने अपना प्रकट किया है, लेकिन तमाम प्रकार से एक ऐसे उग्रवादी इसी भारत में बैठ करके यहीं का अन्न खा करके उनकी विक्षिप्त मानसिकता है, जिसमें आप तौकीर रजा को भी आप सुनते होंगे, ओवैसी को भी आप सुनते होंगे, आदि आदि जहर उगलने वाले एक ऐसी संकीर्ण विचारधारा के लोग हैं जो हिंदुओं की तमाम प्रकार की आस्थाओं पर ठेस पहुंचाते हैं। इनके मदरसों से इनके यहाँ नोट छापने वाली मशीन तक निकलती है, इनके यहाँ अनेक हथियार पाए जाते हैं, यहाँ के उग्रवाद को ये जन्म देते हैं, यही बढ़ावा देते हैं। लेकिन आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इस परिस्थिति में इन महानुभावों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है कि वहां की बहन बेटियों के साथ इनका इस्लाम, इनका कुरान उस समय कुछ नहीं कहता है जिस समय बर्बरता जन्म लेती है, जिस समय 35-40 टुकड़ों में बच्चियों को जो है काट करके एक हिंदू नाम का, मतलब हिंदू के नाम को रख लेने वाला एक ऐसा आदमी जो एक मुस्लिम समुदाय से, एक मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, और उसके द्वारा ये विचारधारा उत्पन्न की जाती है। कुल मिला के मेरा सिर्फ कहने का ये भाव है कि आज इन्होंने जो अभी पत्र ज्ञापित किया है, इस पर उन्हीं मौलानाओं को भी आगे आकर के ऐसा बोलना चाहिए, और वहां की एक ऐसी जाहिलियत कौम जो इस प्रकार की बर्बरता को वहां फैला रही है, खास करके उन मंदिरों को, जो देवालयों को तोड़ा जा रहा है, वो आज बाबर जैसा आतंक जो पहले किया गया था, आज हम उसके लिए जो यहाँ भारत में लड़ रहे हैं, वही परिस्थिति बांग्लादेश में हो रही है कि हम अपने मठ मंदिरों को। रत्नाकर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, कुछ बयान सामने आया है इससे पहले इस्कॉन की तरफ से, इस्कॉन बांग्लादेश की तरफ से, और उस बयान को सुनकर मैं भी हैरान रह गया। उन्होंने बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को कहा है कि वो कोई भी ऐसे ड्रेस ना पहने जिससे उनकी पहचान हिंदू की तरह जाहिर हो, वो माथे पर तिलक ना लगाएं, वो हाथ में कुछ भी ऐसा ना लें, हाथ में कलावा ना हो या कोई पहचान ना हो जिससे उनकी धार्मिक पहचान उजागर हो। बांग्लादेश कट्टरपंथ के जाल में फंस चुका है, इससे बड़ा और कोई सबूत और शायद नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि धर्म विशेष का जब प्रेम हो जाता है तो निश्चित रूप से जो दूसरे समुदाय के लोग होते हैं वो उनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। और आज भारत में परिस्थिति यह देख लीजिए कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, वहीं पे विपक्षी पार्टियां, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो धर्म विशेष को लेकर चलने का काम करती हैं, और यहां तक कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो किस तरह से हिंदू मुसलमान करने। ये उदाहरण दे के आप ये क्या कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति भारत में भी हो सकती है?
बिल्कुल, आप मेरी मेरी पूरी बात कह लीजिए, आप समझ जाएंगे कि मैं किस संदर्भ में बात करना चाहता हूं। देखिए, आज यहाँ पे अब उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, समाजवादी पार्टी है, धर्म विशेष का प्रेम इनका इतना बढ़ गया है कि आज जो लोग वहां पे हिंसा कर रहे हैं, संभल की जो मस्जिद में हिंसा हुई है, वहां हिंसा करने वाले लोग, जो उत्पाती लोग हैं, उनको मुआवजा देने का काम ये लोग करते हैं। आज राहुल गांधी, संसद सत्र चल रहा है, संसद सत्र में जो लोकतंत्र का एक मंदिर है, वहां पे जाइए, अपनी बातें बताइए, और संभल की अगर बात कहना है, अगर आप लोकतंत्र में आइए और बात करिए, संसद सत्र चल रहा है, पूरा देश की जनता आपको सुनेगी। लेकिन राहुल गांधी आमादा है संभल जाने के लिए, इसलिए आमादा है क्योंकि वो भावनाओं को भड़काने का काम करना चाहते हैं, जिससे कि वोट पोलराइज हो, वोट डिवाइड हो और उनको राजनीतिक फायदा मिले। तो इस तरह की जब मंशा लेकर के ये राजनीतिक पार्टियां अगर काम करेंगी, तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश की जो परिस्थिति है, ये हो सकता है कि आने वाले 10, 20 साल, 25 साल, 30 साल में भारत में भी हो सकती है। और विजय कौशिक, उदाहरण भारत का, लेकिन बांग्लादेश की कहानी को रखा गया है। मुझे पता है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप जवाब दीजिए, मैं आपको टोकूंगा नहीं। रत्नाकर जी ने जो कुछ कहा है, देखिए, बात यह है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, भाजपा का यही है काम। अगर राहुल गांधी जी संभल में जा रहे हैं, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि भी भाजपा वालों को दिक्कत क्या है। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको लगता है कि राहुल गांधी जी वहां भड़काएंगे, तो कैमरे लगा दीजिए, और पुलिस प्रशासन उनके साथ रहता है। इतने भारी प्रशासन के बीच में राहुल गांधी जी मुसलमानों को भड़का कर आ जाएंगे और यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएंगे, ये बड़ी हास्यास्पद बातें हैं। सरकार केवल अपनी खामियों पर पर्दा गिराना चाहती है और कुछ नहीं, देश के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। देखिए, बांग्लादेश का मामला निंदनीय है, और निश्चित तौर पर भारत सरकार की अब एक बड़ी भूमिका इसमें दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि वहां हिंदू संकट में है। और इससे पहले भी अगर मैं बात करूं, जो बांग्लादेश के जो अपने आप को कट्टरपंथी मुसलमान कह रहे हैं, मैं गाली नहीं दे सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वो मुसलमान हैं जो हिंदू से मुसलमान बने। इनके पूर्वजों को तलवार की नोक पर जबरन मुसलमान बनाया गया। जो खुद अत्याचार का शिकार थे, आज वो मुसलमान बनकर फिर से हिंदुओं पर अत्याचार करने निकले हैं। मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए। बड़ी बात आप कह गए, आप बड़ी बात कह गए कि जो खुद यही अत्याचार सच्चाई का है। शिकार थे, वो आज कन्वर्ट होने के बाद फिर अत्याचार का हिस्सा बन रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है कि जब एक जिस व्यक्ति के ऊपर जुल्म होते हैं और जब वो सीट पर आता है तो वो भी जुल्म करने लगता है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान तो इसी रास्ते पर चल रहे हैं कि इनको जबरन मुसलमान बनाया गया, डंडे के जोर पर, तलवार की नोक पर, और उस समय भी इनकी बहन बेटियों के साथ गलत काम हुए और तब इनको मुसलमान बनाया गया, और आज ये देखिए उसी काम को करने पर आमादा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब चाइना में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है, तब इनकी उइगर मुसलमानों के ऊपर, अब इनका जो मुसलमानपना है वो कहाँ चला जाता है, तब इस्लाम कहाँ चला जाता है, ठंडे बस्ते में क्यों बैठ जाता है। जब इजराइल जो है इनको कुचलता है, तब इनका वो प्रेम जो है, नहीं, जय फिलिस्तीन बोलने वाले लोग हैं हमारे देश में, जय फिलिस्तीन बोलने वाले लोग भी हैं। लेकिन ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपसे इस्लाम, धर्म और बांग्लादेश की कट्टरता को लेकर अभी कोई सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से उस फौज का हिस्सा रहे हैं जिसका काम एग्जीक्यूट करना होता है। डू और डाई, डोंट नो व्हाई, यही आपका एक मोटो होता है। वी डोंट नो व्हाई बट वी आर हियर टू डू और डाई। लेकिन अभी अगर हालात बिगड़ते हैं, भारत का ईस्टर्न सेक्टर, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर कितना वॉलेटाइल होता है बांग्लादेश की इन कंडीशन के चलते। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है कि बांग्लादेश उसके खेमे से बाहर जाए। उसके लिए हमें सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, सरकार लेवल पे और तमाम तरीके के पीपल टू पीपल कांटेक्ट में। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दौर है जो हम अपने एक बेहतर एलाई को खो दे रहे हैं। इससे हमारी सुरक्षा को क्वेश्चन मार्क लगता है और हमारे लिए एक नया फ्रंट खुलता है।
एज इट इज इंडियन आर्मी दो फ्रंट पे जूझ रही है, पाकिस्तान और चाइना। चाइना का जो हिंदुस्तान का इंसर्कलमेंट का प्लान है वो आपको पता होगा। पाकिस्तान से किस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी अक्रॉस द बॉर्डर हम पिछले 30-40 साल से झेल रहे हैं वो आपको पता है। अब एक और फ्रंट, और कहीं नेपाल भी अगर जो केपी ओली वो चाइना की यात्रा पर जाते वो भी एक फ्रंट खुलता है तो एक चिंताजनक विषय है। हमारी पूरी डिप्लोमेसी, हमारी सरकार को पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा। एक ऑल पार्टी मीटिंग करिए, एक देश नेता तय करिए कि आप बांग्लादेश को किस तरीके से हैंडल करेंगे। सबसे बड़ा हमारा देखिए, हमने अवामी लीग को अपने 15 साल तक हमारे रिश्ते अच्छे थे, हम इस चीज को भाप नहीं पाए कि अंदर क्या सुलग रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर, और सत्ता परिवर्तन हुआ, स्टूडेंट मूवमेंट से कैसे वो जमात के हाथ में चला गया। और मोहम्मद यूनुस जिसके बारे में स्टूडेंट का एक फेथ था, वो जब आते हैं तो एक फंडामेंटलिस्ट ताकतों को बढ़ावा देते हैं। अब होने क्या जा रहा, देखिए 1.3 करोड़ हिंदू हैं, माइनॉरिटीज की काफी संख्या है, ये सारे के सारे अगर वहां से पलायन करेंगे तो हिंदुस्तान को उनको शरण देनी पड़ेगी। आज की डेट में हम सिक्योरिटी और बॉर्डर को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हुजूम जब हिंदुस्तान आने लगेगा तो उसको हमें शरण देनी पड़ेगी, ये हमारा पॉलिटिकल कंपल्शन है। लेकिन हमें अपना कोऑर्सिव डिप्लोमेसी और जो पॉलिटिकल हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो डिप्लोमेसी और डायलॉग है उसको मेरा जारी रखना जवाब पड़ेगा। जरूर दीजिए। बांग्लादेश नहीं बाहर जा सकता है, इसके लिए हमें सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे और भारत को एक सुर में बोलना पड़ेगा, फंडामेंटलिस्ट ताकतों को किनारे रखना पड़ेगा। ये देखिए विश्व एक जुड़ी हुई कड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हिंदुओं की सुरक्षा होगी, लेकिन जब वो 20 जनवरी से सत्ता में आएंगे तो शायद उस समय दिशा परिवर्तन हो। इंग्लैंड के भी कंजर्वेटिव पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बोला है कि हिंदुओं की का जो है वहां पे हालत चिंताजनक है। हिंदुस्तान बगल का देश है, हमें आज की डेट में एक ऑल पार्टी मीटिंग करनी पड़ेगी, संसद में व्याख्या करनी पड़ेगी और एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। 4 महीने हो गए वहां पे इस तरीके के अत्याचार होते हुए हिंदुओं में, क्या स्टेप लिया हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने या हमारी डिप्लोमेसी ने? बात करते हैं, जयशंकर उनके टच में है, लेकिन एक कॉन्क्रीट रिजल्ट चाहिए। देखिए जान को आपको महत्व समझना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू की जान जाए या किसी माइनॉरिटी की जान जाए, और हम नेबर हैं, वहां की चीजों का इफेक्ट हमारे देश में भी पड़ता है, और हमारे देश में जिस तरीके की व्यवस्था है उसका इफेक्ट बांग्लादेश में भी पड़ना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप इस चीज को निकालें और तमाम तरीके की कोर्सिव डिप्लोमेसी को इंप्लीमेंट करें, एक प्रेशर बनाएं, और आपके जितने ट्रेड रूट है वहां जिस भी तरीके से बांग्लादेश आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनको एक राह दिखाएं, उनके साथ डायलॉग कंटिन्यूअसली मेंटेन रखें और एक प्रेशर क्रिएट करें जिससे कि हिंदुओं पे वहां नहीं, अत्याचार बंद लेकिन हो। लेकिन इतना ही नहीं, कुछ चीजें बहुत मेरा पहली जवाब बार ले होती लीजिए। आ रहा हूं, कुछ चीजें बहुत पहली बार हो रही हैं। बांग्लादेश जिसका अभी तक किसी तरीके का पाकिस्तान के साथ समुद्री या सी रूट का कोई टच नहीं था, वहां पहली बार उन्होंने सी रूट का टच पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान का जहाज वहां पहुंचा। बांग्लादेश जहां पर अब तक छात्रों का पाकिस्तान में या पाकिस्तान के छात्रों का बांग्लादेश में कोई रोल नहीं था, उन्होंने अभी एक एग्रीमेंट कर लिया कि छात्र एक दूसरे के यहाँ जाएंगे, और उसी ढाका यूनिवर्सिटी में जहां पर 1970 वॉर की जमीन तैयार की गई वहां पर भारत विरोधी नारे लगने लगे। तो ये चीजें कई एक ऐसी हैं जो कट्टरपंथ की तरफ इशारा करती है। लेकिन विजय कौशिक, आप जवाब देना चाहते हैं, आप अपना जवाब दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर हमारे देश की कूटनीतिक विफलता रही है बांग्लादेश का घटनाक्रम। इसके अलावा मौजूदा घटनाक्रम में जो हमारे देश की स्थिति है वो सांप छछूंदर वाली हो गई है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। शेख हसीना को जिस तरह से हमने शरण दी है, उस परिस्थिति में हमारा जो भूमिका होनी चाहिए वो एक सुपर पावर कंट्री की तरह ही होनी चाहिए थी कि हम बांग्लादेश में अपना दखल दे सके। होना ये चाहिए था कि अगर हम इसमें सक्षम नहीं है, हम डायरेक्ट अगर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, तो शेख हसीना जी को किसी दूसरे देश में शरण दिला देनी चाहिए थी। अब जब तक शेख हसीना जी यहाँ पर हैं तो वहां पर भारत विरोधी माहौल और बढ़ेगा, मेरा ये मानना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और हम ये कहना चाहते हैं बड़े सीधे शब्दों में, सरकार को भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। भारत के किन हिस्सों में कितने कितने बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं, और वैश्विक समुदाय को बताना चाहिए कि अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ भी यह रोष बढ़ेगा, जो कि बांग्लादेश के जो
देश की जो राजनीति है उसके लिए भी ठीक नहीं होगा। दरअसल मोहम्मद तो यूनुस इस आज प्लान पर काम कर रहे हैं कि वहां से वो वहां की माइनॉरिटी को बाहर निकाल फेंकें और वो भारत की तरफ रुख करे, भारत पर बोझ बने, भारत में आए। तो आप जो इशारा कर रहे हैं यहां पर, वो इशारा आपका साफ है कि यहां पर भी बांग्लादेशियों ने अवैध रूप से आए हुए बांग्लादेशी भारत में ज्यादा हैं, छुपे उनकी बैठे संख्या भी हैं। करोड़ों में है। जी, वो भी करोड़ों में है, तो उनकी उन्हें भी संख्या भी बाहर करोड़ों में निकालना है। होगा। रत्नाकर जी, आ ही रहा हूं आपके पास। रत्नाकर जी, जो अब हालात हैं, क्या भारत की कूटनीति फेल हुई है? एक बात। दूसरी बात, क्या डोनाल्ड ट्रंप जो भी प्रेसिडेंट डेजिग्नेट हैं यूएस के, उनके स्ट्रिक्ट कहने के बाद, तुलसी गाबार्ड के कहने के बाद, काश पटेल के कहने के बाद, इन सब के कहने के बाद अगर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस समझने को तैयार नहीं है, तो क्या वो यूएस से भी टकराने की कोशिश कर रहे हैं? रत्नाकर जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मोहम्मद यूनुस का बहुत सारे फुटेज आए हैं जो वहां के कट्टरपंथियों के साथ बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि वो कट्टरपंथियों के जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं और कट्टरपंथियों के इशारे पे वो काम कर रहे हैं। आप अगर पूरी तरह से जब जनता के कट्टरपंथियों मामले से फंस जाएंगे और अपनी जो भूमिका है, जो कर्तव्य है, उसको भुला देंगे तो निश्चित रूप तौर पे इस तरह का वाकया होगा। और जहां तक कि भारत की भूमिका की बात है, मैं बता दूं कि भारत का विदेश मंत्रालय लगातार जो है इन सारी परिस्थितियों पर नजर बनाए रखे हुआ है और हम वहां पे दबाव पूरी तरह से बना रहे हैं कि वहां पे हमारे जो हिंदू भाई हैं वह सुरक्षित रहें। और लेकिन हो नहीं रहा है ना ऐसा रत्नाकर जी। हम चाहेंगे, ब्रिगेडियर शरदेंदु, माफी के साथ, ब्रिगेडियर शरदेंदु बोलिए। एक मिनट आ रहा हूं रत्नाकर जी। ब्रिगेडियर बातें कह ली थी, मैं उसका जवाब देना चाह रहा था। नहीं, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं है, ये दो देशों के बीच की बात है, इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमारे देखिए उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुलाए हैं, अगरतला और कलकत्ता से अपने असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर को वापस बुलाया है, ये हर दिन नई हाइट पकड़ता जा रहा है। अत्याचारों का दौर खत्म नहीं हो रहा हिंदुस्तान के प्रति। 5 अगस्त से देखिए आज 4 महीने हो गए, दिन प्रतिदिन बर्बरता बढ़ती चली जा रही है। अब तो डिप्लोमेटिक विड्रॉल भी हो गया। अब आपके हाई कमिश्नर सिर्फ दिल्ली में बैठे हुए अगरतला और कलकत्ता से विड्रॉ हो गए। नोटिस से मुजीबुर रहमान की शक्लें चली जा रही हैं और पाकिस्तान का जिस तरीके से कनाइमेंस हो रहा है, जिस तरीके से चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है और हिंदुस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जा रही है। एक टोटल डिफाइंड एक्शन है बांग्लादेश का, इसको हमें समझना पड़ेगा। मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करेंगी, लेकिन डिप्लोमेसी क्या कर रही है आज की डेट में, आपको एक रोड मैप देना पड़ेगा। आप इस रीजन के सुपर पावर हैं, आपको समझना पड़ेगा कि छोटे छोटे एलाइज आपके साथ बने रहे, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो और तमाम ऐसे। रत्नाकर जी, भारत को अपना पड़ोस खोना नहीं है, लेकिन अगर बांग्लादेश उस तरीके की हरकतें कर रहा है तो वो कहते हैं ना, फिर ताकत का मुजाहिरा करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा हो रहे हैं और अब आप बदमाशी कर रहे हैं। इस बदमाशी का जवाब भारत देने को तैयार है। क्या यह करने की नौबत नहीं आ गई रत्नाकर जी? बिल्कुल, समय और परिस्थितियां अगर इस तरह की बनती हैं कि वहां पे एक जवाब देने की परिस्थिति जब बनती है तो भारत उस परिस्थिति में भी सक्षम है। और जवाब देने के मामले में जो है, हम पहले भी हमने दिखाया है पड़ोसी देशों में कि किस तरह से भारत हर तरह से सक्षम है। लेकिन जहां पे विदेशी ताकतें जो है उस सरकार के पीछे लगी हुई हैं, आपने अभी सुना है, हमारे और पैनलिस्टों ने भी कहा कि चाइना है चाहे पाकिस्तान है, ये विदेशी ताकतें जो है उनको पूरी तरह से वहां सपोर्ट कर रही हैं और हम डिप्लोमेटिकली भी इस मामले को हल करना चाहते हैं और दबाव बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखिए उसका प्रभाव भी पड़ेगा। अगर प्रभाव डिप्लोमेटिकली नहीं पड़ेगा तो हम हर तरह की परिस्थितियों को हैंडल करने में सक्षम है। राजपुरोहित मधुर जी उनको लाना चाहूंगा। एक मिनट बस, मेरे पास समय कम है। राजपुरोहित मधुर जी, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग एक कहावत बोलते हैं, जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। विशेषकर देखिए, अभी तो परिस्थिति यही है कि हमारी भारत सरकार द्वारा कुछ न कुछ ऐसा सख्त कदम उठाया जाना चाहिए जिसमें हमारे मंदिर और हमारी वहां जो माताएं हैं, जो हिंदू जनमानस है, वो सुरक्षित हो सके। और ऐसी बर्बरता यदि फैल रही है तो यहाँ पर रह रहे घुसपैठिए जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनके साथ बर्बरता करते हुए उनको वहां का रास्ता दिखाना चाहिए। क्योंकि सठम साठ्यम समाचरित की रणनीति हमारे यहाँ बताई गई है, आचार्य चाणक्य जी के द्वारा यह चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति जिस तरीके का व्यवहार जिस परिस्थिति में कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब उसी परिस्थिति में देना होगा। और समय काल चक्र यह मर्यादा अपनी दिखाता है, बताता भी है कि यह समय मौन रहने का नहीं है या समय नजर बनाने का नहीं है,
या समय किसी भी पार्टी समुदाय या किसी भी जो अभी हमारी जो है इस समय जो ठीक है सरकार कार्य कर रही है, विजय कौशिक उनको जी, भी मेरे ये पास चीजें अब करनी समय नहीं होंगी। है, मेरे इस पर पास अब नजर समय नहीं है बनाने विजय का कौशिक समय जी। नहीं है, इस पर वर्क 20 इस पर सेकंड काम विजय करने का कौशिक जी, 20 सेकंड। क्या शठे शाठ्यम समाचरेत, टिट फॉर टैट, ये एक उपाय बचा है बांग्लादेश की इन हरकतों को सुधारने के लिए? ये पहला और आखिरी उपाय यही होता है दुनिया में। प्यार की भाषा कोई नहीं समझता, और वो भी उस धर्म के लोग कथित रूप से जिनका जन्म हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए किया गया था, उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। ये आप देखिए, जब इन्हें आजादी की जरूरत थी बांग्लादेश के लोगों को, जब इन पर पाकिस्तान जुल्म पर जुल्म किए जा रहा था, तब इनकी मानसिकता क्या थी। और आज देखिए, भारत के सहयोग से जब इन्होंने तरक्की की, ये लोग आगे बढ़े, तो आज इनकी भूमिका और इनका नजरिया क्या है। विजय जी, तो टिट बनवाया फॉर भी टैट के बगैर प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी ने था और ये बांग्लादेश भूल गया लगता है। बिल्कुल इनको याद दिलाने की जरूरत है कि जिस चाइना के भरोसे ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। चाइना ने भारत के खिलाफ जिन जिन देशों पर हाथ रखा है, उनका सर्वनाश करके ही दम लिया है। ठीक है, नेपाल के आखिरी गांवों कमेंट तक पर ब्रिगेडियर कब्जा कर लिया। शरदेंदु, आखिरी कमेंट ब्रिगेडियर शरदेंदु, क्या देखिए, ये दो- टिट फॉर टैट की जरूरत आ गई है और मैं- क्या नहीं, क्यों मैं- वो मैं- वजह क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप की भी बात नहीं सुनी जा रही? देखिए, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। आई फॉर आई विल टर्न द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये नहीं है। आपके पास तमाम तरीके के डिप्लोमेटिक चैनल है, इकोनॉमिक चोकिंग है, तमाम they तरीके are के not संसाधन working. अवेलेबल है, यही तो आप उसी का उसका पार्ट इस्तेमाल है कि करिए। डॉक्टर क्या वो टिट काम फॉर कर रहे टैट। हैं? अब देखिए, मेरा मानना है कि आज की डेट में जब ट्रंप सरकार आएगी, और ये बाइडेन सरकार का एक तरीके से सत्ता परिवर्तन में बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो मिलिट्री बेस, तमाम तरीके के बेसेस बनाना चाहते थे, जिसको शेख हसीना ने नहीं इनकार परमिट कर किया दिया था, अब स्टर्लिंग आइलैंड। यस एब्सोल्युटली। अब देखिए, तमाम नजरें ट्रंप सरकार पे हैं। जब वो सत्ता में पूरी तरीके से इफेक्टिव हो जाएंगे, हिंदुस्तान बड़े डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिक एक तरीके का ब्लॉकेट लगा के, तमाम तरीके के जब वहां चलिए, इंटरनल मुझे इलेक्शन हो लगता जाएंगे, है तो कि अपनी बांग्ला मनचाही सरकार बना के इससे वहां पे ये इससे चीजें बदलाव इससे की तरफ पहले बढ़ती हुई इससे दिख रही हैं। पहले कि 20 जनवरी 2025 आए, बांग्लादेश और उसकी सरकार सब कुछ कर लेना चाहती है, हर वो काम जिससे वो वहां की माइनॉरिटी को दबा दे या खत्म कर दे। 20 जनवरी 2025 मैंने क्यों कहा? वो मैंने इसलिए कहा कि उस दिन डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे और उसके बाद एक नए प्रेसिडेंट का एरा शुरू होगा। बहुत धन्यवाद, आप चारों ने समय कीमती निकाला, मुझे समय दिया और मेरे शो में आके मेरे शो को सार्थक बनाया। बहुत धन्यवाद आप सभी का शामिल होने के लिए मेरे साथ। तो हम लगातार बात कर रहे थे बांग्लादेश की और बांग्लादेश में हो रहे उस अन्याय और उस कत्ले आम की जो बांग्ला